सुप्रभात बच्चों। आज हम हरियर काका पृष्ठ संख्या 10 के दूसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरियर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरियर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबरने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। जब हरियर काका के भाइयों को लगा कि हम 3 भाई मिलकर ठाकुरबाड़ी और उनके साधु संतों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वे उस इलाके के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। रात में ही एक तरफ तो भाई पुलिस थाने की तरफ रवाना हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के अंदर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी लोग सफ़ेद कागज और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर हरियर काका के अंगूठे का जबरदस्ती निशान ले रहे थे। महंत के इस व्यवहार से मानो हरियर काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे यही सोचते थे कि हरियर क्षमा करें, महंत जी बहुत भले आदमी हैं, इसलिए हरियर काका उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। लेकिन महंत इस रूप में भी उनके सामने आएंगे, यह उन्होंने कल्पना तक भी नहीं किया था। महंत अब उनको दुराचारी, पापी नजर आने लगा था। अब महंत की तुलना में हरियर काका को ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई के परिवार ज़्यादा नेक और साफ है। हरियर काका अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वे वहाँ से निकलकर अपने घर चले जाए, परंतु महंत और उनके कुछ लोग उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर रखे हैं और महंत जी समझा रहे हैं कि यह तुम्हारे भले के लिए किया जा रहा है। तुम्हें अभी लगेगा कि शायद हमने गलत किया, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि तुम जिस धर्म संकट में पड़े थे, उससे निकलने का यही एकमात्र तरीका था। एक ओर ठाकुरबाड़ी के भीतर जबर अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ लेखक लिखता है कि एक तरफ हरियर काका से जबरदस्ती कुछ कागजों पर अंगूठे का निशान लगाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हरियर काका के जो भाई थे वह इलाके के पुलिस थाने से पुलिस के जवान और उनके कुछ हवलदार को सुबह होने से पहले ही ठाकुरबाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। जो दरोगा है उनमें से वह ठाकुरबाड़ी के फाटक पर जाकर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई जवाब नहीं मिलता उसके आवाज़ का। इसके बाद पुलिस ने अपना मोर्चा संभालते हुए ठाकुरबाड़ी को घेरना शुरू कर दिया, परंतु उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था,
क्योंकि ठाकुर बाड़ी कोई छोटी जगह नहीं थी, बहुत विशाल जगह थी। पर जितना संभव हो सका उन्होंने उस रूप में ठाकुर बाड़ी को घेर डाला और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरियर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। हरियर काका के भाई बहुत खुशी खुशी पुलिस को लेकर आ रहे थे, ये सोचकर कि जैसे हम पुलिस को लेकर जाएंगे अंदर से हमले होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने साथियों के साथ गया था तो हमले हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालूम पड़ता है कि शायद किसी ने पुलिस को आते हुए देख लिया था, जिसके कारण अंदर बहुत खामोशी थी। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभी सुबह होने में कुछ समय बाकी था, जिस कारण जो पुलिस इंचार्ज है वह ठाकुर बाड़ी के फाटक के सामने आवाज़ लगा रहे थे और कह रहे थे कि तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर लो। साथ ही साथ बीच बीच में हवाई फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरियर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। जैसे ही सुबह हुई, ठाकुर बाड़ी का फाटक एक बूढ़े साधु ने किया। उस साधु की उम्र 80 से भी अधिक रही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। जो पुलिस का इंचार्ज है उस बूढ़े साधु से ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य दूसरे साधु के बारे में पूछा तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कई बार उससे यह सवाल किया और उसे डांट भी लगाई, लेकिन वह एक ही वाक्य कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पुलिस मारपीट का भी सहारा लेती है और बात को उगलवाती है, लेकिन उस साधु की उम्र देखकर वह पुलिस वाला अपने आप को संभाल रहा था तथा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। जब उस बूढ़े साधु ने कुछ बताने से मना कर दिया तो पुलिस ने ठाकुर बाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन वहाँ पर ना कोई साधु मिला और ना ही महंत मिला। वहाँ केवल वह बूढ़ा साधु ही था। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। जब ठाकुर बाड़ी की तलाशी ले गई और वहाँ से हरियर काका, साधु संतों का कोई पता नहीं चला, तो हरियर काका के भाई बहुत ही परेशानी और दुखद आश्चर्य में पड़ गए। वे यही सोच रहे हैं कि महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए होंगे, अब क्या होगा। बहुत पैसे खर्च करके पुलिस को बुलाया था और जब पुलिस को साथ लेकर आ रहे थे तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से अपने घर लेकर जा पाएंगे और साधुओं को जेल भिजवा देंगे, लेकिन इनमें से एक भी बात नहीं हुआ।
ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरियर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरियर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। यहाँ लेखक लिखता है कि ठाकुरबाड़ी में जो कमरे खुले थे उनकी पहले तलाशी ली गई और बाद में उन कमरों को खोलकर देखा गया जिसकी चिटकिनी बंद थी। एक कमरा उन्हें ऐसा मिला जिसके बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरियर काका के भाई वहीं पर इकट्ठा हो गए। उस कमरे में जो ताला लगा हुआ था उस ताले की चाबी की मांग उस बूढ़े साधु से की गई तो उसने कह दिया, इसका चाबी मेरे पास नहीं है। जब पुलिस ने पूछा कि इस कमरे में क्या है तो उस बूढ़े साधु ने जवाब दिया कि इस कमरे में अनाज है। पुलिस का जो इंचार्ज था वो सोच ही रहा था कि यहाँ क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस कमरे के ताले को तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उस कमरे के अंदर से किसी ने धक्का दिया। सब लोग सावधान हो जाते हैं और जब ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला गया तो कमरे के भीतर से जिस स्थिति में हरियर काका मिलते हैं उसे देखकर हरियर काका के भाइयों का खून खौल उठता है। वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अगर उस वक्त कोई महंत पुजारी या कोई और नौजवान साधु मिलता तो वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हरियर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा गया कि हरियर काका के हाथ पांव तो बांध दिए गए ही थे, इसके अलावा भी उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर भी बांध दिया गया था ताकि वह चिल्लाकर भी किसी को बुला ना सके मदद के लिए। वह लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे को धक्का लगाया था, जिसके कारण पुलिस वालों को इसका पता चला था। हरियर काका को इस बंधन से मुक्त किया गया और कपड़े निकाले गए। उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया कि ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी वे साधु संत नहीं है, बल्कि साधु संत के रूप में डाकू, हत्यारे और कसाई है। हरियर काका ने यह भी बताया कि मुझे बांधकर खुद गुप्त दरवाजे से भाग गए और ज़बरदस्ती कुछ सादे और लिखे हुए कागज़ों पर मेरे अंगूठे का निशान ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज का कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।